बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज दो होती हैं। एक को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी और दूसरे को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये दो पॉलिसीज होती हैं। तो इनको डिमांड मैनेजमेंट इसलिए कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो भी अपने टूल्स के जरिए इफेक्ट किसको करती है। फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट्स एग्रीगेट डिमांड। तो वो एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती है। इसी तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी भी इफेक्ट किसको करती है, वो भी एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती है। इसलिए इनको डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी आप लोग पेपर शायद पढ़ रहे हो आजकल, पब्लिक फाइनेंस, तो उसमें आता है। इसका ताल्लुक पब्लिक फाइनेंस से है और इसको आप बजट भी कहते हैं या इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं या इसको टैक्सेशन टैक्स पॉलिसी भी कहते हैं या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कहते हैं। मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी को। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसका ताल्लुक सेंट्रल बैंक से होता है और फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है। इसका ताल्लुक फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है और मॉनेटरी पॉलिसी का ताल्लुक जो है वो सेंट्रल बैंक से होता है। सेंट्रल बैंक वो होता है जो कि किसी भी मुल्क में क्या करता है, करेंसी को इशू करता है, पहली बात। दूसरा, वो तमाम बैंकों को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये सेंट्रल बैंक होता है। लेकिन इन दोनों में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में जो मेन चीज़ है वो ये कि दोनों क्या चाहती हैं, वो एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती हैं। इसलिए उनको डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज कहा जाता है। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज कहा जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। उसकी वजह ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप एज इकोनॉमिस्ट चले जाएं तो वो आपसे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताइए। तो जब आप बताते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इश्यूज हैं, करंट अकाउंट्स ठीक नहीं है, ग्रोथ नहीं हम अचीव कर रहे, ग्रोथ रेट हमारा स्लो है, तो वो कहते हैं ठीक है, आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का तो पता है, अब इसका सोल्यूशन बताइए। तो अल्लाह का शुक्र है वो सोल्यूशन आपको नहीं पता होता। तो वो जो सोल्यूशन है वो है ये दोनों पॉलिसीज। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है। एक तो है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा कौन सा है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों सोल्यूशन है किसका, सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। तो अगर आपको ये दोनों पॉलिसीज आ गई फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर मसला है। अब मैंने ये दोनों नहीं बतानी है, मैंने आपको, मेरा ताल्लुक किससे है, मॉनेटरी पॉलिसी से है, तो मैं मॉनेटरी पॉलिसी आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक इंसानी जिस्म को बीमारी लगती है तो उसका भी इलाज आपको पता होना चाहिए। तो आप
दो तरह के इलाज चले जाते हैं, एक एलोपैथी और एक होम्योपैथी। तो ये समझ लीजिए इनमें से एक एलोपैथी है और दूसरी जो है होम्योपैथी है। तो ये इलाज है। जब आप इलाज की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके अपने टूल्स होंगे, इनकी अपनी टैबलेट्स होंगी, इनके अपने कैप्सूल होंगे जिनके ज़रिए आप इसका इलाज करेंगे। तो फिस्कल पॉलिसी के अपने टूल्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के अपने टूल्स हैं, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम हैं। यानी दोनों क्या चाहते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए। तो ऑब्जेक्ट तो अब अभी हम किसको डिस्कस करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है? दिस इज सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी। ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। तो इसको आप सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी कह सकते हैं, इसको आप क्रेडिट पॉलिसी भी कह सकते हैं, क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है जी। और इसको डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी भी कहते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया कि दिस इज डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी। अब सेंट्रल बैंक की ये जो पॉलिसी है किस हवाले से है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना है। किस लिए करना है कंट्रोल? टू कंट्रोल एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना। और एग्रीगेट डिमांड को क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का इफेक्ट डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे चला जाता है, जैसे जीडीपी पे चला जाता है, प्राइसेस पे चला जाता है, इसका इफेक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट पे चला जाता है और बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे जाके ये इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई को या इंटरेस्ट रेट को जब आप कंट्रोल करेंगे तो ये दोनों जाके एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करेंगे और फिर आगे ये मुख्तलिफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इफेक्ट करते हैं। तो पहला ये जो चीज है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या है? वो नंबर 1 है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना। नंबर 2 है उसके अंदर के प्राइस स्टेबिलिटी लेके आना। नंबर 3 जो है वो है रिड्यूस करना किसको भला? अनएम्प्लॉयमेंट को। नंबर 4 जो है वो ये है कि अपना क्या कहते हैं उसको, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, रिडक्शन इन पॉवर्टी। एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना वगैरह वगैरह। ये सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी अचीव करना चाहती है। अब जाहिर सी बात है ये सारे ऑब्जेक्टिव आप एट ए टाइम जो है वो अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें कि हम ये दोनों इकट्ठे कर लें तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि ये दोनों मतलब आप प्राइसेस भी कम कर लें और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम कर लें, ये दोनों ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं होते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने फिलिप्स कर्व पढ़ा हुआ है और शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व आपको बताता है कि दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर आप कीमतें ज़्यादा होंगी आपके मुल्क में तो बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी। और अगर कीमतें कम होंगी तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी। यानी देयर इज अ
trade-off between unemployment and inflation. So you can't achieve both of these objectives. तो इसका मतलब है कि बहुत सारे objectives जो है ऐसे भी होते हैं जिनको आप simultaneously achieve नहीं कर सकते. तो उनमें से जाहिर सी बात है सेंट्रल बैंक की चूंकि पॉलिसी है तो सेंट्रल बैंक किसी ना किसी को अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि मैंने किस किस को करना है, और वो ये बात वो भी जानते हैं कि किस किस को बनाया जा सकता है. हो सकता है वो कहें सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं बस. तो ये इनमें से अब ऑब्जेक्टिव को चुनना जो है वो सेंट्रल बैंक की मर्जी है. लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स बाज़-औक़ात थ्योरेटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और बाज़-औक़ात पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑब्जेक्टिव. और वो मैंने भी बताया कि थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं. जैसे थ्योरेटिकल कॉन्फ्लिक्ट मैंने अभी आपको डिस्कस किया, वो है प्राइसेस और अनएम्प्लॉयमेंट इकट्ठे ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए जा सकते. थ्योरी बता रही है कि दोनों इकट्ठे नहीं होते हैं. और बाज़ औक़ात पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक खुद से कोई दो ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा नहीं रखता है, तो वो अपनी इसका मतलब यह है कि उनकी पॉलिसी में ये नहीं आता. तो बहरहाल चॉइस करना उनका काम है कि वो इनमें से किस ऑब्जेक्टिव को अटेन करना चाहते हैं और फिर किस तरीके से करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो यही ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं और यही ऑब्जेक्टिव जो है वो फिस्कल पॉलिसी के भी होते हैं. ये भी जरा ध्यान में रखें. अच्छा, अब है कि टूल्स क्या हैं इसके. अगर इनमें से कोई ऑब्जेक्टिव आपने अचीव करने हैं तो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है वो देखना पड़ेगा. तो वो टूल्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ. उसमें पहला है बैंक रेट. पहला क्या है? बैंक रेट, या इसको बाज़-औक़ात डिस्काउंट रेट भी कह देते हैं. डिस्काउंट रेट. अच्छा, दूसरा है CRR. फिर है तीसरा SLR, और फिर चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसे हम कहते हैं OMOs. उसके बाद पांचवा है, अच्छा ये CRR का मतलब है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट भी कह देते हैं, रेशो भी कह देते हैं. रिक्वायरमेंट या रेशो. और इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट. स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी. रिक्वायरमेंट या रेशो. ठीक है जी, ये चार. और पांचवा है क्रेडिट रैशनिंग. छठा है चेंज इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स. सातवां है मॉरल परसुएशन. और आठवां है डायरेक्ट एक्शन. और नौवां है पब्लिसिटी. तो ये है जी आपके सामने टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. इन पहले चार को कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स,
और इनको कहते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये टोटल 9 इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने आ गए। ये समझ लें कि 9 टैबलेट्स हैं जिनके जरिए क्या करना है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है मॉनेटरी पॉलिसी के। लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि ये ऑब्जेक्टिव सारे अटेनेबल नहीं होते एक ही टाइम के अंदर। उनमें क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, थ्योरेटिकल या पॉलिसी। अच्छा जी, तो अब हम इनको पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को हम पढ़ते हैं बारी बारी, ठीक है। सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बारी बारी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है उसके अंदर। ठीक है जी। जब ये मीटिंग एंड हो तो बता दीजिएगा लाजमी, ताकि रिकनेक्ट कर लें हम लोग उसको। अच्छा, तो अब इसमें से जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। बैंक रेट किसे कहते हैं? BR। इसको मैंने अभी बताया कि इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट, ये भी क्या है, इंटरेस्ट रेट दैट banks pay to the central banks for getting loans। तो जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से सूद लेता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। यानी अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कर्जा लें तो वो कर्जा सेंट्रल बैंक से जब वो लेंगे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा उसे हम बैंक रेट कहेंगे। समझ गए? तो इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपका जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP, तो इसका ताल्लुक बैंकों से है, जैसे ABL है, अलाइड बैंक लिमिटेड, इसी तरीके से UBL है, फिर HBL है। ये तमाम क्या हैं? ये तमाम बैंक्स हैं। अब जब ये इनको लोन देगा स्टेट बैंक ABL को, तो उसके ऊपर वो 5% जो है वो इसको क्या करेंगे, पे करेंगे। मेरी बात समझ आ रही? पे करेंगे। कौन? ABL पे करेगा SBP को। इसी तरीके से जब UBL SBP से कर्जा लेगा तो SBP को वो 5%, ये क्या होगा, बैंक रेट होगा। ये क्या होगा, बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या है, 5%। तो सबको उसने 5% पे कर्जा दे दिया। ये बात समझ आ गई? तो यही मैंने बताया कि ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक पे करते हैं किसको, सेंट्रल बैंक को, किस लिए, लोन लेने के लिए। तो अब ये ABL HBL और UBL, ये इनका ताल्लुक किससे होता है? इनका ताल्लुक इन्वेस्टर से होता है। और जब ये ABL इन्वेस्टर को कर्जा देगा तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर इनको सूद देगा, किनको, इन बैंकों को। तो हो सकता है कि और जो इन्वेस्टर और बैंक के दरमियान इंटरेस्ट रेट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लैंडिंग रेट कहते हैं। तो ये फर्ज कर लीजिए 10% है, ये लैंडिंग रेट फर्ज कर लीजिए 12
तो ये बातें क्लियर होगी हमें कि लैंडिंग रेट जो है वो है जो कि इंटरेस्ट इन्वेस्टर बैंकों के दरमियान होता है। जैसे ये मैं बात पहले भी पिछले लेक्चर में समझाई थी आप लोगों को कि ये देखें ये वाली बात ये कि बैंक और इन्वेस्टर के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैंडिंग रेट या इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है ना। और जो बैंक और सेवर के दरमियान इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होता है उसे डिपॉजिट रेट कहते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी बात आपको। तो आगे चलें जी। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम बैंक रेट समझ रहे थे। बैंक रेट क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर देखें कि बैंक रेट और लैंडिंग रेट में क्या रिलेशनशिप है। तो बैंक रेट और लैंडिंग रेट में क्या रिलेशनशिप है। अगर ये सेंट्रल बैंक 5% लैंडिंग रेट से बढ़ा देता है तो लैंडिंग रेट क्या होगा, तमाम बैंक्स भी लैंडिंग रेट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो इससे ये समझ आया कि जब बैंक रेट बढ़ता है तो लैंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा। यानी ये 5 से फर्ज कर लें बैंक रेट जो है 5% था ना, तो वो बढ़ाकर वो कर देता है 9%। अब 9% जब होगा तो ये बंदा, ये जो ABL होगा, ये भी 10% पे आगे इन्वेस्टर को कर्जा नहीं देगा, ये भी बढ़ा देगा। और ये भी पहले 5 पे लेके 12 पे दे रहा था, तो ये भी 12 से बढ़ा देगा। और ये 5 पे लेके 8 पे दे रहा था, अब तो उसे 9 पे मिलेगा, तो ये भी बढ़ा देगा। तो सब लोग लैंडिंग रेट को बढ़ा देंगे। और लैंडिंग रेट क्या है, बैंक रेट भी इंटरेस्ट रेट है, लैंडिंग रेट भी इंटरेस्ट रेट है। लैंडिंग रेट बैंकों और इन्वेस्टर्स के दरमियान इंटरेस्ट रेट है, और बैंक रेट जो है वो बैंक्स और सेंट्रल बैंक के दरमियान इंटरेस्ट रेट है। तो अगर बैंक्स और सेंट्रल बैंक के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा, तो बैंक और इन्वेस्टर के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ेगा, जब लैंडिंग रेट बढ़ेगा तो जो लोग बैंकों से कर्जा लेते हैं, इन्वेस्टर जो हैं, वो उनकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और जब वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उनकी बढ़ेगी तो वो लोन लेने के लिए गए थे बैंक के पास, इन्वेस्टर जो थे, तो डिमांड, वो लोनेबल फंड्स जो हैं उनकी डिमांड्स बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, वो कम कर देंगे। और जब वो लोन नहीं खरीदेंगे तो लोन लेना किस पर्पस के लिए था, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट किसका कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। एग्रीगेट डिमांड होती है C + I + G + X - M। ये GDP की भी यही इक्वेशन होती है और एग्रीगेट डिमांड की भी यही होती है। तो इसका मतलब I को इफेक्ट करेंगे। जब I कम होगा तो I का इफेक्ट किस पे जाएगा, एग्रीगेट डिमांड पे। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक रेट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो बैंक रेट, और ये आपके सामने है कि बैंक रेट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, कम। तो बैंक रेट का और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है। क्लियर जी। और इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी कहते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये किसको इफेक्ट करेगी, जाके एग्रीगेट डिमांड को। तो ये क्लियर, पहला पॉइंट। बैंक रेट समझ आ गया, लैंडिंग रेट के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है। बैंक रेट और लैंडिंग रेट का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, लेकिन बैंक रेट और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने पहला आपको समझा दिया है, क्या भला, पहला चैनल जो है वो समझा दिया आपको। ठीक है, तो अभी हमारे पास 9 मिनट्स हैं। 9 मिनट्स के बाद मुझे आपने दोबारा याद करवा देना। ठीक है जी, ये इस सेशन को एंड होने में।
अच्छा, उसके बाद जी दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे पास CRR और SLR, ये दोनों इकट्ठे समझते हैं। देखें, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये CRR एंड SLR इकट्ठा समझा रहा हूँ। तो इस तरह से है कि मैंने आपको बताया था कि जो सेवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैंक जाते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी पिछले लेक्चर में। और सेवर जाके बैंक में अपनी अमाउंट जमा करवा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इसने जाके सेवर ने डिपॉजिट जो है वो कर दी, अमाउंट डिपॉजिट कितनी कर दी, फॉर एग्जांपल 100 रुपया। अब बैंक क्या करता है, बैंक इस डिपॉजिट के, इसको डी कहते हैं, कि कितना आया था डिपॉजिट 100 रुपया। ये 100 रुपया बैंक क्या करेगा, क्योंकि सेवर ने जब बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक को इसको सूद देना पड़ेगा सेवर को, और उसको हमने उस सूद को क्या नाम दिया था भला, उसको हमने डिपॉजिट रेट का नाम दिया था, याद है ना। तो ये सूद देना है बैंक ने। अब बैंक ये 100 रुपया उठा के इन्वेस्टर को नहीं दे सकता, क्योंकि सेंट्रल बैंक कहता है कि जब आपके पास डिपॉजिट आए तो उसके 3 टुकड़े करो। एक को वो कहता है CRR, दूसरे को वो कहता है SLR, और तीसरे को वो कहता है लोन टू लोन टू इन्वेस्टर। यानी ये बात है, डिपॉजिट के क्या करो, 3 टुकड़े करो। CRR क्या चीज है, SLR क्या चीज है, इन दोनों को, CRR एंड SLR, इन दोनों को हम कहते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो रिजर्व रिक्वायरमेंट चाहता है, किससे, कमर्शियल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक ये कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई डिपॉजिट आए उसमें से कुछ हिस्सा तुम अपने पास रखो। इन्हें कहता है कमर्शियल बैंक से, कुछ हिस्सा अपने पास रखो। किस लिए रखो, क्योंकि अगर सेवर आपसे पैसे मांगने आ गया दोबारा और आपने अगर ना रखा हुआ, आपने सारा उठा के इन्वेस्टर को दे दिया, ये देखें, अगर आपने इन्वेस्टर को दे दिया सारा, तो सेवर को पैसे वापस कैसे करोगे। तो कुछ हिस्सा अपने पास रखो। तो जो हिस्सा अपने पास होता है उसे SLR कहते हैं। यानी SLR क्या है, SLR इज द पार्ट ऑफ deposit which is held by the banks by themselves तो मैंने जो खुद अपने पास वो रखते हैं, इसको वॉलेट कैश भी कहते हैं, जो बैंकों के वॉलेट में पड़ा हुआ पैसा। ठीक है जी। तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट का, लिक्विडिटी का मतलब भी कैश है, तो कैश की रेशियो जो है वो कानूनी तौर पर बैंक्स पाबंद हैं, तो वो रखेंगे अपने पास। और फर्ज कर लीजिए कि ये 5%, समझ गए। दूसरी तरफ जो CRR है, ये भी किसका पार्ट है, ये पार्ट भी इसी का ही है, डिपॉजिट का ही। CRR, ये 3 हिस्से हैं। लोन भी किसका हिस्सा, डी का। CRR भी किसका हिस्सा है, डी का।
और SLR भी किसका हिस्सा है? टी का। इज द पार्ट ऑफ which is held in the central bank by the कमर्शियल बैंक्स या बैंक्स जिसे कहते हैं, यानी ये वो हिस्सा है जो सेंट्रल बैंक के पास बैंक रखवाएंगे, बाय द सेंट्रल बैंक और इन द सेंट्रल बैंक। होल्ड कहाँ करेंगे वो जाके, जमा कहाँ करवा देंगे? सेंट्रल बैंक के पास। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल ये 20% है, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपया अगर बैंकों के पास आया है, किसने, कौन लेके आया है? सेवर लेके आया है। तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए होगा, वो किधर चला जाएगा? वो स्टेट बैंक के पास जमा हो जाएगा, बैंक्स जमा करा देंगे उधर जाके। और 5% जो है 100 रुपए का, वो बनता है 5 रुपए, वो खुद अपने पास रखेंगे। कौन भला? बैंक्स अपने पास रखेंगे अपने वॉलेट के अंदर। तो बाकी कितना बचेगा? 25% तो ये निकल गया, तो बाकी बचा 75%। ये 75% 100 रुपए का निकालें तो 75 रुपए बनता है। तो वो किधर जाएगा? वो इसको दिया जाएगा इन्वेस्टर को। यानी सारा पैसा जो आता है वो सारा पैसा उठा के इन्वेस्टर को बैंक नहीं देता। तो ये जो 20% और 5% की रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ये किसने इम्पोज की हुई है? ये सेंट्रल बैंक ने इम्पोज की हुई है, ठीक है ना जी। और इसको पूरा कौन करते हैं? वो कमर्शियल बैंक पूरा करते हैं। इनको रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। और इन दोनों से जो अमाउंट तय पाती है उसको आर कहते हैं। आर जो मैं ऊपर बात कर रहा था आपसे, आर, कैपिटल आर, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये वाला आर, ये आर है। ये किन दो रेशियो से तय पाती है? CRR और SLR से। ये देखें, अब आपको ये समझ आएगा कि बैंक रिजर्व्स आर द डिपॉजिट्स विच द कमर्शियल बैंक्स होल्ड एट द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक के पास जो रखवाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जो कमर्शियल बैंक रखवाते हैं, वो किस रेशियो से तय करके रखवाते हैं? वो तय करते हैं CRR से, है ना। और फिर वो कहता है कि कुछ पैसा अपने पास भी हेल्ड करते हैं, वॉलेट कैश एंड वॉलेट कैश हेल्ड बाय द बैंक्स, जो खुद वो होल्ड करते हैं। ये क्या है? ये SLR से तय होते हैं। तो CRR और SLR दोनों रेशियो से तय करके जो टोटल अमाउंट इकट्ठी होती है उसे आर कहते हैं। समझ गए? ये चीज मैंने आपको कहा था, मैं आगे चल के समझाता हूँ, दोबारा से मैंने अभी बताया, ठीक है ना। मतलब ये कि जो आर है वो किस तरह से तय होती है? RR और ER से। तो RR रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है ना जी, जितनी सेंट्रल बैंक चाह रहा है। और इधर हमारे पास वो RR कितनी बन रही है भला? RR का ये दोनों जो चीजें हैं, इससे क्या तय पाता है? RR रिजर्व रिक्वायरमेंट। और वो इस वक्त हमारे इस एग्जाम्पल में कितनी परसेंट बन रही है? क्योंकि RR तय पाती है दो चीजों से, एक CRR और एक SLR से। तो CRR कितनी थी? 20% और ये कितनी थी? 5%। तो टोटल जो रिजर्व रिक्वायरमेंट आ रही है वो कितनी बन रही है? 25%। और 25% किसका वाला? 25% ऑफ डिपॉजिट। जितना भी बैंकों के पास पैसा इकट्ठा होगा ना हर रोज, उसमें से 25% वो रिजर्व रिक्वायरमेंट में चला जाएगा, जिसमें से 5% वो अपने पास रखेंगे, 20% जो है वो कहाँ जमा करवा देंगे? 20% वो जमा करवा देंगे सेंट्रल बैंक के पास। ठीक, क्या बोला? आर, कैपिटल आर, जो मैंने भी आपको बताई थी, ये वाली बात, ये वाली बात, ये रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो 25%। और अगर जो है वो रख लेते हैं
30%, तो वो 5% एक्सेस रिजर्व बन जाएगा। ये बात समझ आई? ये 25% बना ना, और अगर आप 5% ज्यादा रख लेते हैं तो टोटल जो रिजर्व बन गई वो कितनी बन गई? 30% बन गए, तो 5% ज्यादा है। लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि जो आर है ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है, रिजर्व रेशो नहीं है। ये बात भी समझने वाली है। कैसे भला? उसके लिए मजीद थोड़ा सा इधर देख लें। ये मैं फिर टॉपिक वापस चला गया उसी के ऊपर। आर की जो इक्वेशन होती है वो होती है आर इंटू डी। समझ रहे? आर इंटू डी। अब ये जो आर है ना, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर होता है सी आर आर प्लस एस एल आर। तो ये कितना बनना था? 20%। ये देखो रेशियो जो होती है ना वो परसेंट में आती है। तो एस एल आर कितना था? 5%। तो आर कितना आया? 25%। तो आर का मतलब है रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो। तो ये दोनों इकट्ठी कर दी उसने। आपकी जो मिशिगन वाली बुक है ना उसमें उसने सी आर आर और एस एल आर का वर्ड नहीं लिखा हुआ, उसने सिर्फ आर लिखा हुआ है। उसने ओपन नहीं किया है इसको। मैंने आपको ओपन करके बताया कि आर का मतलब है सी आर आर यानी कैश रिजर्व रेशियो और स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों को ऐड करें तो स्मॉल आर बनता है। और ये रेशियो है। इस रेशियो से आपका जितना भी डिपॉजिट आया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपया डिपॉजिट आया था और रेशियो कितनी आई थी? ये कितनी बनती है? ये 25% बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 25% से इसको कर दें तो ये 0.25 बनेगा। तो 0.25 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 रुपए रिजर्व रिक्वायरमेंट बनती है। 25। अब ये जो आर है ये परसेंटेज में नहीं आ रही, ये आ रही पाकिस्तान में करें तो ये रुपीज बन गए। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट बन गई 25 रुपए। अगर बैंकों के पास 100 रुपया हो तो 25% रिजर्व रिक्वायरमेंट हो तो 25 रुपए जो है, अब ये आर रुपीज में आ रहा है। लेकिन ये जो स्मॉल आर था ये परसेंटेज में था। और ये कैसे बना है ये आपके सामने है। अभी समझ आई बात आपको? तो आपको कहा जा रहा है कि 25 रुपए रखें और आप 25 रुपए रख लेते हैं और 5 रुपए और रख लेते हैं। ये रुपए हैं या बिलियन रुपीज हैं फर्ज कर लीजिए। तो टोटल आर कितना बन गया? 30। नॉर्मली ई आर जो होता है ना, नॉर्मली इट इज 0। ये 0 ही होता है क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड होता है वही रखा जाता है, एक्सेस नहीं रखा जाता। इसलिए आर जो होता है वो नॉर्मली आर के बराबर ही होता है। नॉर्मली बिकॉज नॉर्मली ई आर क्या होता है? एक्सेस रिजर्व क्या होती है? 0 होती है। तो ये इसके बराबर ही होता है। और आर कैसे तय पाता है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो आर इंटू डी होता है। और आर का क्या मतलब है? स्मॉल आर का रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो। और रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो कितनी होती है? वो 2 होती है, एक सी आर आर और एक दूसरी कौन सी? एस एल आर। इनको रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो कहते हैं। और रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो को अगर आप डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजर्व रिक्वायरमेंट आ जाएगी इन अमाउंट में आ जाएगी उसकी कितनी अमाउंट है। अच्छा, वापस आ जाइए। हम पढ़ रहे थे सी आर आर और एस एल आर, ठीक है ना जी? तो सी आर आर एस एल आर मैंने समझा दिया आपको। अब इसको देखते हैं कि ये डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है। अगर सी आर आर एंड और एस एल आर यानी सी आर आर और एस एल आर दोनों या सी आर आर या एस आर में से कोई एक बढ़ जाए तो बताइए बैंकों के पास जो लोन देने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? जैसे ये 20 से बढ़कर 30% हो जाए और ये 5 से बढ़कर 10% हो जाए तो पहले बैंक 75 पे लोन दे सकते थे। 100 रुपए अगर उसके पास आता था तो उसमें से 75 रुपए दे सकते थे ना। अब वो 30 जमा 40 अब वो 60% दे सकते हैं। यानी 100 रुपए आया तो 60 रुपए लोन दे सकते हैं। तो इसका मतलब जब भी सी आर आर या एस एल आर बढ़ेगी
तो बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, बैंकों की तरफ से होती है सप्लाई। और इधर जब हमने पहला पढ़ा था तो यहाँ पे हमने बात की थी डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। डिमांड जो लोन की करते हैं वो इन्वेस्टर करते हैं, सप्लाई जो लोन की देते हैं वो बैंक देते हैं। ये चैनल डिमांड के थ्रू चला था, ये चैनल सप्लाई के थ्रू चल रहा है, क्योंकि इसमें आपने बैंकों की लोन देने की एबिलिटी कम कर दी। जब बैंक लोन दे ही नहीं सकेंगे तो क्या होगा, लोन कहाँ किस पर्पस के लिए काम आता है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर आई कम होगा तो आई का इफेक्ट किस पे जाएगा, आई कम होगा तो इसका इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड पे जाएगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा तो कीमतों पे क्या इफेक्ट जाएगा, कीमतें भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम होने से कीमतें, इधर भी आप देखें एग्रीगेट डिमांड कम होने से कीमतें क्या हो जाती हैं, कम। तो आप देख सकते हैं कि बैंक रेट का और कीमतों का जो रिलेशनशिप है वो भी नेगेटिव है। और इधर जो है वो CRR और SLR जो है उनका भी प्राइसेस के साथ रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आप अपने मुल्क के अंदर महंगाई कम करना चाहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा ना कि एज इकोनॉमिस्ट बताएं मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें और क्या करें, उसको बढ़ा दें या कम कर दें। तो आपको ये चैनल आता होगा तो आप बीमारी का इलाज करेंगे ना, बीमारी क्या है, महंगाई, तो आप कहेंगे CR और SLR को बढ़ा दें। और इधर अगर आप दूसरा पहले वाला चैनल यूज करेंगे बैंक रेट वाला, तो आप कहेंगे अगर कीमतें कम करनी है तो बैंक रेट को क्या करें, बढ़ा दें। तो मैंने 3 एस्पेक्ट आपको समझा दिए। चौथा जो है वो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये इनको कहते हैं OMOs, ऑपरेशंस है ना, जमा है, तो 2 होते हैं, एक को कहते हैं ओपन मार्केट सेल और दूसरे को हम कहते हैं ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट सेल का पूरा मतलब है ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है और या खरीदता है ऑफ गवर्नमेंट, वही बात है सारी, सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। तो परचेज करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या सेल करना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को कौन करता है, सेंट्रल बैंक परचेज करता है, सेंट्रल बैंक ही क्या करता है, सेल करता है। तो ये इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने जब कर्जा लेना होता है तो गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, ट्रेजरी सिक्योरिटीज कहते हैं उनको। तो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं उनमें, ट्रेजरी कहते हैं खजाने को, ट्रेजरी सिक्योरिटीज जो होती हैं या ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी नोट होता है और ट्रेजरी बिल होता है, इनको हम तीनों को कहते हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज। ये समझ लें कर्ज लेने के लिए गवर्नमेंट ये ट्रेजरी सिक्योरिटी, ट्रेजरी जो है वो सिक्योरिटीज को यूज करती है, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। ये दी जाती हैं और इसके बदले में आप लोग या बैंक्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को कर्जा देते हैं। जब गवर्नमेंट ने कर्जा लेना होता है तो वो
सेंट्रल बैंक से कहती है कि ये मुझे मेरी सिक्योरिटीज को बेच दो, यानी मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं या कर्ज के इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए कोई आपको बॉन्ड वगैरह देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तो वो बेचते हैं वो। और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है। किसको बेचता है? नॉर्मली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बैंक्स खरीद लेते हैं, या नॉन बैंक यानी हम लोग जो हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो सेल एंड परचेज जो करता है वो कौन कर रहा होता है? सेल कर रहा होता है सेंट्रल बैंक। और सेल किसको कर रहा होता है? वो बैंक्स को या नॉन बैंक्स को कर रहा होता है। फिर उन्हीं से वो दोबारा परचेज भी कर लेता है जब वो देखता है कि मुल्क में इकोनॉमी के हालात को देखते हो। कैसे भला? अगर ओपन मार्केट सेल की जाए, तो ओपन मार्केट जब सेल की जाएगी तो क्या होगा? ओपन मार्केट सेल के नतीजे में ये होगा कि सेंट्रल बैंक ने वो सिक्योरिटीज बेची, तो सिक्योरिटीज जब बेची जाएंगी तो आप खरीद लेंगे या बैंक्स खरीद लेंगे, तो वो पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। तो आप लोगों की इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने वो पैसा किसको दे दिया? वो सेंट्रल बैंक को दे दिया, और कागज का टुकड़ा वो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कहलाता है वो अपने पास रख ली। तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, और प्राइसेस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर ओपन मार्केट परचेज करता है, तो परचेज मींस कि सेंट्रल बैंक आपसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले लेगा, वो कागज का टुकड़ा जो है, और आपकी जो अमाउंट है वो आपको वापस कर देगा। तो जब वो अमाउंट आपके पास वापस आएगी तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और कीमतें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेल की जाए तो कीमतें कम हो जाती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, अगर परचेज की जाए तो कीमतें बढ़ जाएंगी वहां पे। समझ गए? तो ये देखें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए भी हम प्राइसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये 4 क्वांटिटेटिव हैं। पांचवा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है, फिफ्थ वन जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? वो है जी क्रेडिट रैशनिंग। ये वाला क्रेडिट रैशनिंग के अंदर क्या होता है? क्रेडिट रैशनिंग के अंदर ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकों को कह देती है कि आपने कितनी अमाउंट स्टूडेंट्स को देनी है, कितनी अमाउंट बिजनेसेस को देनी है, कितनी अमाउंट फार्मर्स को देनी है, कितनी अमाउंट जो है वो वुमेन को देनी है। तो वो सारी क्रेडिट को रैशन कर देते हैं, यानी एलोकेट कर देते हैं। रैशनिंग मींस एलोकेशन। तो क्रेडिट मींस कर्जा, लोन। तो लोन की जो है वो रैशनिंग बता दी जाती है कि बैंकों ने एक साल के अंदर इतने % कर्जा जो है इस सेगमेंट को देना है, एग्रीकल्चर को देना है, इतना इंडस्ट्री को देना है, इतना स्टूडेंट्स को देना है, इतना एजुकेशन सेक्टर को देना है, इतना हेल्थ सेक्टर को देना है, इतना ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देना है। तो वो बता देते हैं। इससे जितनी अमाउंट इकोनॉमी में जानी होती है उतनी ही जाती है, और उसके मुताबिक वो फिर एग्रीगेट डिमांड और प्राइसेस इफेक्ट होती है। ठीक है जी। उसके बाद है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि जब आप बैंकों से कर्जा लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि हमें कोई गारंटी दी जाए, जिसको आप कोलेट्रल कहते हैं। तो वो कोलेट्रल मींस जमानत। वो जमानत जो है वो आपको देनी पड़ती है। फर्ज करें कि अगर सेंट्रल बैंक ने कहा हुआ है बैंकों से कि अगर 1 लाख का कर्जा लेने के लिए आए तो 2 लाख रुपए की उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो 2 लाख रुपए क्या होगा? वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट होगा या कोलेट्रल होगा जो आपको देना पड़ेगा। 2 लाख का गोल्ड या 2 लाख की प्रॉपर्टी, तो फिर ही आप 1 लाख का कर्जा ले सकते हैं। और अगर फर्ज करें कि ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा के वो 3 लाख कर देते हैं कि अगर 1 लाख का कर्जा लेना तो 3 लाख की मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, तो आप कर्जा ले सकेंगे? जब कर्जा ही नहीं ले सकेंगे तो फिर डिमांड, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी और आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, आप प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। तो जब भी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई जाती हैं तो मुल्क के अंदर जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है वो, सॉरी, डिमांड फॉर लोनेबल फंड है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास इतनी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होंगी तो आप डिमांड कैसे करेंगे लोन की? और लोन नहीं होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और प्राइसेस भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया।
मॉरल परसुएशन का क्या मतलब है? परसुएट कहते हैं तरगीब देना, मॉरल परसुएशन, तो परसुएशन का मतलब है इखलाकी तौर पर समझाना। सेंट्रल बैंक अपनी तमाम ये चीजें जो हैं, यानी बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीजें बैंकों को बता देता है और उन्हें कहता है कि इस पे अमल करो। तो बाजुकात बैंक्स जो होते हैं उस पे अमल नहीं करते, तो फिर उनको मॉरली समझाया जाता है, लेटर लिखा जाता है कि आपकी ब्रांच जो है उसके हेड ऑफिस को लिखते हैं कि आपकी फलां ब्रांच जो है वो हमारे बात पर अमल नहीं कर रही, या हमारी उसके ऊपर वो ज्यादा जो है वो हमारी पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं कर रही, तो फिर उनको लिखा जाता है ताकि वो बैंक का हेड ऑफिस जो है वो अपनी उस ब्रांच को समझाता है कि आप सेंट्रल बैंक की कई भी बातों को माने और उतना ही कर्जा दें जितना कहा जा रहा है, और उतनी ही रिजर्व रिक्वायरमेंट रखें जितनी कही जा रही है, समझ रहे हैं ना? तो वो सारी चीजें उसके मुताबिक फॉलो करें। लेकिन बाज़ औक़ात अगर वो फॉलो नहीं करते तो सेंट्रल बैंक फिर एक और काम करता है जिसे डायरेक्ट एक्शन कहते हैं। वो सेंट्रल बैंक उस बैंक की उस ब्रांच को बंद कर देता है, या उसके ऊपर हाई पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ती है उनको अगर वो उनकी बातों को नहीं मानते हैं। और आखिरी बात जो है वो पब्लिसिटी है। सेंट्रल बैंक जो है वो अपने तमाम सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी को, आजकल तो क्वार्टरली जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, पहले एनुअली आया करती थी, तो आप सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पे जाके मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट पढ़ भी सकते हैं। तो वो अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी बताता है, क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर भी, मंथली रिपोर्ट के अंदर भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स बताता है क्या अडॉप्ट किए जा रहे हैं और उससे किस ऑब्जेक्टिव को अटेन किया जा रहा है, यानी ये वाले ऑब्जेक्टिव किस ऑब्जेक्टिव को अटेन कर रहे हैं वो आप आजकल पढ़ भी सकते हैं, आपकी असाइनमेंट भी है। sbp.org.pk पे जाएं, ये स्टेट बैंक की वेबसाइट है, उसमें से मॉनेटरी पॉलिसी करंट जो आई है उसको पढ़ें और मेरे से फिर मैं आपको मजीद आपको डिस्कस करूंगा। उसमें आपने मुझे बताना है कि उन्होंने किस ऑब्जेक्टिव को फोकस किया, इनमें से ये जो 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, एक को किया या 2 को किया, और फिर इन टूल्स में से किन टूल्स को यूज करके वो क्या चाहते थे वो आपने मुझे बताना है। ऐसे ही उर्दू में भी दी होती है, इंग्लिश में भी है, आप इंग्लिश वाली पढ़िएगा वरना उर्दू में तो समझ ही नहीं आएगी। ये सारी चीजें अब आप लोगों ने करनी है, ठीक है जी। तो ये हो गया जी टॉपिक खत्म। लेकिन एक चीज जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैं आपको थोड़ी सी मजीद बता दूं, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज एक जो रह गई थी इस जगह पे, यहाँ पे मैंने आपको डिपॉजिट रेट और लैंडिंग रेट बताया था ना, डिपॉजिट रेट और लैंडिंग रेट बताया था मैंने आपको, है ना? तो दोबारा से देखें, ये देखें, ये डिपॉजिट रेट और लैंडिंग रेट मैंने आपको बताया था कि जो पैसा आप बैंकों में जमा करवाते हैं और बैंक आपको जो सूद देता है उसे डिपॉजिट रेट कहते हैं, और जो पैसा उठा के बैंक इन्वेस्टर को दे देता है और इन्वेस्टर बैंक को सूद देता है उसको लैंडिंग रेट कहते हैं। फिर आज हमने पढ़ा कि ये दो इंटरेस्ट रेट ये पढ़ लिए। तीसरा इंटरेस्ट रेट आज हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं या डिस्काउंट रेट कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये 3 हो गए। लेकिन एक चीज जो आपको मजीद बता दूं कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक से चार्ज करे, मतलब ABL जो है वो UBL से कर्जा ले ले, ये भी तो हो सकता है ना, कमर्शियल बैंक एक दूसरे कमर्शियल बैंक से कर्जा ले, ABL UBL को दे दे या UBL ABL को कर्जा दे दे, तो पाकिस्तान में उस इंटरेस्ट रेट को काइबर कहते हैं उसको, और इसको बैंक वाले आम के कहते हैं। तो इसका मतलब है कि काइबर वो इंटरेस्ट रेट है जो दो कमर्शियल बैंक्स आपस में एक दूसरे को कर्जा जब देते हैं तो वो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उस इंटरेस्ट रेट को काइबर कहते हैं। कराची इंटरबैंक मीन्स बैंकों के दरमियान, ये है कराची इंटरबैंक, OR मीन्स ऑफर रेट, तो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट कहते हैं। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो एक बैंक दूसरे बैंक को जब कर्जा देता है तो उस पे जो चार्ज करता है उसको के कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये है जी स्टोरी।